नमस्कार दोस्तों, स्ट्रैटेजी के बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न जो इस वीडियो में लिए गए हैं, इस क्लास में लिए गए हैं, वो सारे प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कंपटीशन परीक्षा की आप अगर किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट से प्रश्न बताए जाएंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस जिनके रहते हैं उन सभी प्रश्नों को बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले के जो क्लासेस हैं उनके आप नहीं देखे हैं तो वहां पे आप जाकर के चैनल पे जाकर के इसको देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। जैसे हम लोगों ने संविधान बनाया जिसमें से बहुत सारी चीजें जो विदेशों के संविधान है उनसे कॉपी किया, तो यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है कि समवर्ती सूची हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग समवर्ती सूची लिए हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सूचियों से संबंधित चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो अगर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। कितने? लेकिन 47 को आपको नहीं याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय दिए गए, समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। पहले 47 विषय थे, बढ़ा के 5 विषय में और ऐड किए गए वो और हो गए हैं समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 विषय जिनपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि शिक्षा भी पहले समवर्ती सूची का विषय था। शिक्षा अगर आपसे पूछे कि पहले किस सूची का विषय था तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। किस सूची का? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। और वर्तमान समय में शिक्षा अगर आपसे पूछे कि किस सूची का विषय है तो वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो आपके समवर्ती सूची में रख दिया गया है। किस सूची में? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे भी समवर्ती सूची में रखा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन, और जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये पूरी बातें आप लोग याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से लेकर के निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक, ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग हमारे संविधान में एक अनुसूची है सातवीं जो अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो इसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? एक तो संघ सूची है, संघ सूची को कार्य करने के लिए 100 विषय दिए गए हैं। और एक राज्य सूची है, राज्य को कार्य करने के लिए 61 विषय दिए गए हैं। और एक है आपका समवर्ती सूची, जिसके बारे में हमने पहले ही बता चुका है कि समवर्ती सूची में कार्य करने के लिए 52 विषय दिए गए हैं। तो ये तीनों प्रकार की सूचियां आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तीनों प्रकार की सूची आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से इस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पहले इस प्रश्न का रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची है यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग समवर्ती सूची लिए गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, कि पहले 47 विषय थे। समवर्ती सूची का मतलब जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा के बारे में चीजें देख लेंगे कि पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। किस सूची का? राज्य सूची का विषय हुआ करता था। और वर्तमान समय में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और इसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया है। और हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची बनाई गई है। वैसे अनुसूचियों की संख्या हमारे संविधान में 12 है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें 3 प्रकार की सूची है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की सूची। पहला है संघ सूची। संघ सूची में केवल संघ सरकार कानून बना सकते हैं और वो उसमें विषयों की संख्या 100। और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है और इसमें विषय की संख्या है 61। और
समवर्ती सूची की बात करें जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है, उसमें विषय कितने दिए गए हैं? 52 विषय दिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि जूते हुए खेत की खोज कहां से हुई थी? तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है, जूते हुए खेत की साक्ष्य पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कि नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कहां से मिला था, उसके बाद या फिर आपसे पूछ ले नक्काशीदार या फिर शल्य चिकित्सा खोपड़ी में, अगर आपसे पूछे कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का मतलब चीड़ फाड़, तो ये कहां से मिला था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खोपड़ी की अगर आपसे पूछे कि शल्य चिकित्सा कहां से मिला था, तो ये तीनों एक ही जगह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि खोपड़ी में शल्य चिकित्सा पूछ ले तो ये सभी चीजें कहां से मिली थी? तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कालीबंगा से मिली थी। कहां से? कालीबंगा से मिली थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में ये तीनों चीजें कहां से मिली थी? कालीबंगा में। तो या फिर आपको जूते हुए खेत पूछे तो भी कालीबंगा। नक्काशीदार ईंटें यानी कि जिस ईंट पे डिजाइन बनी रहती हैं उसको नक्काशीदार ईंटें कहते हैं। और खोपड़ी में शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहां से मिला था? तो वो भी आपके कहां से मिला था? वो भी आपके कालीबंगा से मिला था। ठीक, तो इतनी चीजें यहां से आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अब आपसे पूछे कि अगर कि कालीबंगा किस राज्य में था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है इसकी? काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां, इसकी अर्थ होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि युग्म समाधियां कहां से मिली थी? युग्म समाधि का मतलब दो समाधि एक साथ में, इसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका साक्ष्य कालीबंगा एंड लोथल से मिला था। कहां पे? कालीबंगा और लोथल। पत्तन के लिए भी लोथल प्रसिद्ध है, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था भोगवा नदी के किनारे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि जूते हुए खेत की खोज कहां से हुई थी, तो जूते हुए खेत की खोज पूछे तो कालीबंगा से, या फिर नक्काशीदार ईंट की साक्ष्य जिस ईंट पे डिजाइन बना हो वो भी कालीबंगा से। अगर आपसे पूछे खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहां से मिला था, तो वो भी आपके कालीबंगा से मिला था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कालीबंगा अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां या काली रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है। उसके बाद युग्म समाधि पूछे, यानी कि युगल समाधि या फिर युग्म समाधि, यानी कि दो समाधियां एक साथ है, ये कहां से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी, और कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से मिली थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग इस प्रश्न से याद ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध से संबंधित। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो आपका बौद्ध धर्म है हमारे प्राचीन इतिहास में, वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो देखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये मल्ल के गणतंत्र में हुआ था, मल्ल के गणतंत्र में हुआ था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में सही था मल्ल के गणतंत्र में। लेकिन अब भगवान बुद्ध को हम लोग देखेंगे कि भगवान बुद्ध के बारे में हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो जन्म के बारे में कई बार पूछा गया है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि जन्म इनका कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि 563 BC का मतलब ईसवी पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे महापरिनिर्वाण के बारे में पूछ रहा था, तो महापरिनिर्वाण को कहते हैं बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं? मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, मृत्यु की घटना को। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु। अगर जन्म पूछे तो लुम्बिनी, अगर मृत्यु पूछे तो कुशीनगर में, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आप भगवान बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। अगर आपसे पूछे कि इनके बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। अब अगर आपसे पूछे कि इनकी
गृह त्याग की घटना क्या कही जाती है? गृह त्याग की घटना क्या कही जाती है? तो गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी कि जब ये गृह त्यागे थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप लोग यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे कि इनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी भगवान बुद्ध को, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो ये अपने सर्वप्रथम उपदेश जो है, ये अपने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें इस प्रश्न से याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमने बताया वो सभी आपके एग्जामों में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो अगर महापरिनिर्वाण पूछे तो ये मृत्यु की घटना को कही जाती है, और किसके गणतंत्र में हुआ था, तो मल्ल के गणतंत्र में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि मृत्यु आखिर हुआ कहाँ पे था, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर बात करते हैं इनकी जन्म कहाँ पे हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे क्या है, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अब इन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की थी, तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सर्वप्रथम उपदेश ये अपना सारनाथ में दिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और भी क्लास पाने के लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ क्लास का पा सकते हैं, ठीक, और इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इस क्लास में सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो उसको मत नोट करिए, उसको मत पढ़िए, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको वो चीजें याद हो जाए। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा कौन थे? तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलिजाबेथ प्रथम के समय समकालीन राजा कौन थे। तो इनके समकालीन राजा थे अकबर। अकबर की बात करें तो इनका जो है, अकबर की बात करें तो इनका टाइमिंग कब से कब था, आप लोग जानते होंगे कि हमने बताया कि इनका टाइम 1556 से लेकर के 1605 तक है। कितना है? 1556 से लेके 1605। अब जबकि एलिजाबेथ का टाइमिंग पूछे तो इनका 1558 है, 1558 से लेके 1603 है। कितना है? 1603। तो देखिए यहाँ पे समकालीन हो रहे हैं कि नहीं, तो ये दोनों समकालीन थे, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड के बारे में तो आ गया, तो आप लोग बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आप लोग बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अकबर के बारे में 2-4 प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि अकबर के माता का नाम क्या था, अगर आपसे पूछे कि अकबर के माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो इनके माता का नाम था। क्या था इनके माता का नाम? हमीदा बानो बेगम इनके माता का नाम था। लेकिन अगर एक धर्म था जिसकी स्थापना अकबर ने किया था, जिसका नाम था दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही एक धर्म था जिसकी स्थापना किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। अकबर ने किया था कब? 1582 में, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा कौन थे। तो एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन जो राजा थे वो थे अकबर। 1556 से लेकर के 1605 तक इनका टाइमिंग है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड की रानी जो
एलिजाबेथ है, इनका टाइमिंग कब से कब तक है, तो 1558 से 1603 इनका टाइमिंग है। तो आप लोग मैच करा सकते हैं, दोनों सेम है। अगर आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि अकबर की माता का नाम क्या था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो हमीदा बानो इनके माता का नाम था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1582 में किसने किया, तो अकबर ने किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है आपका कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका मतलब इनका नाम था मोहम्मद शाह। कौन थी उस समय मुगल बादशाह, मोहम्मद शाह थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन थे बादशाह, मोहम्मद शाह थे। ठीक, अब नादिर शाह अब्दाली ये एक विदेशी आक्रमणकारी था और ये भारत पर आक्रमण किया और कुछ चीजें लूट कर ले गया, और कुछ चीजें भारत से लूट कर ले गया। और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने भारत से क्या चीजें लूट के ले गया। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कोहिनूर हीरा को लूट करके ले गया था। किसे, कोहिनूर हीरा को लूट करके ले गया था, जो कि गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ये दो चीजें इसने लूट करके ले गया था। मयूर सिंहासन ये दो चीजें लूट करके ले गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मयूर सिंहासन और फिर कौन चीजें, और कोहिनूर हीरा लूट करके ले गया था। अब नादिर शाह अब्दाली, यहाँ पे नादिर शाह अब्दाली के बारे में ध्यान रखेंगे, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह अब्दाली को क्या कहा जाता है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन फ्रांस का था और नेपोलियन की विशेषता ये थी कि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन ये केवल बहुत कम युद्धों में हारा था। नेपोलियन जो युद्ध लड़ता था, इसका मतलब यही हो जाता था कि उसमें विजय नेपोलियन का ही होना है। तो इसे क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कह के संबोधित बुलाया जाता है। ठीक, कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि वो भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे और वो हारा नहीं था। ठीक, ज्यादा युद्ध नहीं हारा था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी वजह से नेपोलियन की उपमा दी जाती है। नेपोलियन वास्तव में अगर आपसे पूछे कहाँ का है, कहाँ से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित था। ठीक, मयूर सिंहासन हो गया ना, ये चीजें इसने लूट करके ले गया था। अब यहाँ पे मोहम्मद शाह के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको आप लोग नोट करेंगे। मोहम्मद शाह के बारे में इसने अंतिम रूप से इसने जजिया कर समाप्त किया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किसने किया था, तो अंतिम रूप से जो जजिया कर है, जो गैर मुस्लिम लोगों पे लगाया जाता था, जजिया कर एक धार्मिक कर था। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा इसमें से एक धार्मिक कर है, तो जजिया कर, इसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था, समाप्त किया। अगर आपसे पूछे कि अंतिम रूप से जजिया कर इसने कब समाप्त किया था, तो 1720 में। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जजिया कर के बारे में, अगर आपसे पूछे कि जजिया कर सर्वप्रथम शुरू किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सर्वप्रथम शुरू किसने किया था जजिया कर, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था सबसे पहले। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाना सबसे पहले शुरू किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे, तो मोहम्मद शाह नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक थे। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और ये भारत पे आक्रमण करता है, एक विदेशी आक्रमणकारी था और भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ये लूट करके ले जाता है। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट करके ले जाता है। और आक्रमण किसके समय में किया था, तो मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया 1720 में, तो मोहम्मद शाह ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जजिया कर को शुरू किसने किया था, सर्वप्रथम शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो कांग्रेस के 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आजाद। कौन थे, यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद नहीं लिखा जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। अब कब से कब तक अध्यक्ष रहे, तो ये 1940 से लेकर के
ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कब से कब तक रहे, तो 1940 से लेकर के 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 6 वर्ष हो गया ये कांग्रेस के 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। अब कांग्रेस के कुछ अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? जिन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में बने थे। कब? 1885 में। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के, पहले बताइए। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे आपके, इनका नाम था, ये भी थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगर आपसे पूछे कि कितने वर्ष की अवस्था में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, तो ये 35 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष बने थे। तो इतने प्रश्न आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो देखिए कौन 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो अबुल कलाम जो आजाद हैं लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से लेकर के 1945 तक ये कांग्रेस के 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष रहे। ठीक, अब कांग्रेस के कुछ अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ही बने थे। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद हैं। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। 35 वर्ष की अवस्था में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भारत में पूछ रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में पूछ लेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अगर आपसे पूछे कंचनजंगा स्थित कहाँ पे है, तो भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे? सिक्किम में। अगर आपसे पूछे कि कंचनजंगा जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कहाँ पे है, तो इसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर, कितनी? 8586 मीटर है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो नदियों की लंबाई होती है उसे किलोमीटर में लेते हैं, पर्वतों की ऊंचाई या समुद्र की गहराई मीटर में हमेशा मापी जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है ना, तो आप लोग कंचनजंगा बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताए, कौन है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2, या फिर आप लोग बताएंगे क्या है? गाडविन ऑस्टिन। क्या है? गाडविन ऑस्टिन है। और गाडविन ऑस्टिन की बात करें, K2 के बारे में बात करें, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमालय की नहीं है, जबकि इसकी ऊंचाई कंचनजंगा से ज्यादा है। इसका ऊंचाई 8600, इसका ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब जबकि ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। गाडविन ऑस्टिन जो है आपका, ये आता है किसके अंतर्गत? ये आता है आपका ट्रांस हिमालय में। किसमें? ट्रांस हिमालय में। हिमालय के बाहर भी हिमालय हैं, जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसके बाद भी हिमालय के बाद भी जो श्रेणियां पाई जाती हैं उसे ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक, और उसमें ये स्थित है ट्रांस हिमालय में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे, अगर यहां पे लिखिए, अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की ऊंची चोटी, या फिर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी चीजें देखें, माउंट एवरेस्ट के बारे में,
तो आप लोग अगर ऊंचाई पूछे तो माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 8,848 मीटर। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पे है, अगर स्थिति की बात पूछे तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, नेपाल में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन करेंगे कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी और किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप लोग बताएंगे कि गार्डविन ऑस्टिन या फिर K2 है। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप लोग कंचनजंगा बताएंगे, क्योंकि जो कंचनजंगा ये हिमालय की चोटी है और जो गार्डविन ऑस्टिन है वो ट्रांस हिमालय की चोटी है। जबकि गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहाँ पे स्थित है? इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछे स्थिति कहाँ पे? नेपाल में। और नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर्वतों से है। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी की पूछे सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी जो सबसे ऊंची चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की ये दूसरी नंबर की ऊंची चोटी है। तो आप लोग पूछेंगे कि सबसे ऊंची, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए क्या है, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि दक्षिण भारत की, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है आपका अनाईमुडी। क्या है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो उसका नाम है अनाईमुडी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे कुछ पर्वतों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि अरावली की ऊंची चोटी बताइए, क्योंकि पूछा जाता है अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगर आपसे पूछे कि धूपगढ़, अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताइए, सतपुड़ा की ऊंची चोटी बताइए। सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो डोडा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रृंखला है, और लेकिन ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ये दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तब आप लोग पूछेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी उसका नाम है। क्या है? अनाईमुडी उसका नाम है। अब कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं और उनकी चोटियों के बारे में। और अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे तो ये भारत के उत्तर और पश्चिम में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे सतपुड़ा पर्वत की, तो ये भारत के उत्तर में है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अब बात कर लेते हैं अबुल कलाम आजाद के बारे में। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछे कि अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन कब होता है, जन्मदिन से मतलब है हमें, इस वजह से पूछ रहे हैं, तो इनका जन्मदिन जो है 11 नवंबर के दिन होता है। और 11 नवंबर के दिन हम लोग इसी वजह से इनके जन्मदिन पे, क्योंकि ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, इसी दिन हम लोग क्या मनाते? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर के दिन मनाते हैं और वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती होती है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है, ये नोट करेंगे आप लोग। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे
कि इनकी एक पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो ये आप लोग बताएंगे इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है अबुल कलाम आजाद की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, अबुल कलाम आजाद की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बारे में अगर आपसे पूछे कि अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर आपसे पूछे कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1992 में भारत रत्न दिया गया था और मरणोपरांत दिया गया था। मरणोपरांत यानी कि मतलब डेथ होने के बाद। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद के बारे में ध्यान रखेंगे, इनका जन्मदिन जो होता है 11 नवंबर के दिन है। कब है, 11 नवंबर के दिन होता है। और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर के दिन, इनके जन्मदिन पे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1992 में। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ ले किसी एग्जाम में। अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो अबुल कलाम आजाद की। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस स्थान पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो किस स्थान पे, तो भारत में किस स्थान पे, तो लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। लेह कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे, लद्दाख, लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो लेह लद्दाख में होता है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, लेह को क्या कहा जाता है, इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल के मतलब जो बर्फ से जमा होता है, मरुस्थल की मतलब वो भूमि जहाँ पे वनस्पतियां नहीं उगती। तो यहाँ पे मतलब बर्फ जहाँ जमेगा वहाँ वनस्पतियां कैसे उग पाएंगी, तो इस वजह से इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, अगर आपसे पूछे कि कम वर्षा के बारे में नहीं पूछे, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा मासीन राम में होती है। कहाँ पे, मासीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासीन राम कहाँ पे पड़ता है, ये मेघालय में। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, सर्वाधिक भारत में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो सर्वाधिक वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इस दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है, तो मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम वर्षा कहाँ पे होती है, या फिर सर्वप्रथम सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पे होती है, तो आप लोग बताएंगे केरल के मालाबार तट पे। कहाँ पे, मालाबार तट पे होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि लौटता मानसून किसे कहते हैं, लौटता मानसून, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि लौटते हुए मानसून किस मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। किस मानसून को, उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और उत्तर पूर्व मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है, तो यहाँ से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होती है। कहाँ पे, कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस स्थान पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो लेह लद्दाख पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। लेह लद्दाख में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा, तो लेह लद्दाख में हो गया। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मासीन राम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब इस पे यहाँ से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा
केरल के मालाबार तट पे होती है। कहाँ के? केरल के मालाबार तट पे होती है। और लौटता मानसून किसे कहते हैं? तो उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और यहाँ से जो कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है और कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में होती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, हाँ रिवीजन तो हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग कितने राज्यों को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेल मार्ग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कितने राज्यों को जोड़ता है तो ये 4 राज्य आप लोग ध्यान रखेंगे। कोंकण रेल मार्ग जो है 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा आपका गोवा, और गोवा के नीचे है आपका जस्ट कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आ जाएगा आपका केरल। तो ये 4 राज्यों को जोड़ता है, कर्नाटक और केरल, ये 4 राज्यों को जोड़ता है आपका कोंकण रेल मार्ग। अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेल मार्ग के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे कि 720 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी की लंबाई है इसकी? 700। अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेल मार्ग स्थित कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है, तो अभी हमने बताया कितने राज्यों में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तो ये भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के दक्षिण में पश्चिमी तट पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, पश्चिमी तट पे स्थित है। और पश्चिमी तट पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, तो इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री के नाम से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें से किस पर्वत को सह्याद्री भी कह के पुकारा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी तट को या पश्चिमी घाट भी इसे कहा जाता है। पश्चिमी तट या फिर घाट भी आप लोग लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है। और इसे सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि सबसे लंबा रेल मार्ग भारत में वर्तमान समय कौन सा है, तो वो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे पड़ता है? असम में। और कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु तक है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम सबसे पहले रेल मार्ग की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। ये चीजें अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का कि अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेल मार्ग कितनी राज्यों को जोड़ता है, तो ये भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है। जैसे आपका हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर इस रेल मार्ग की लंबाई है। स्थित है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु, ये सबसे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार की बात करें तो ये 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट लिख लेते हैं, ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंपनी का एकाधिकार, लेकिन इसके बाद भी चाय और चीन के साथ व्यापार चलता रहा। चाय और चीन के साथ भी 1813 में समाप्त करने के बाद भी समाप्त चलता रहा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कंपनी का जो एकाधिकार है ये पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था, पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था, तो इसका जवाब कुछ और हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से समाप्त इसे किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसमें कुछ करना नहीं है इस प्रश्न में। अगर आपसे पूछे कि कंपनी का एकाधिकार, यहाँ पे एक पॉइंट देखना है, एकाधिकार कब समाप्त हुआ था, तो आप लोग 1813 बताएंगे। कब? 1813। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था, तो 1833 का चार्टर एक्ट बताएंगे। कब बताएंगे आप लोग? 1833 का जो था आपका चार्टर एक्ट बताएंगे। ठीक, क्योंकि 1813 में जब समाप्त हुआ था तो उसके बावजूद भी चाय और चीन के साथ व्यापार चलता रहा था, लेकिन उसको भी समाप्त कर दिया गया था 1833 में पूरी तरह से। ठीक, और इस समय जो कार्यकाल था, अगर आपसे पूछ ले कि इस समय किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय कार्यकाल था विलियम बेंटिंग का। किसका?
विलियम बेंटिंक का। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब समाप्त हुआ। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ था, एकाधिकार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था, क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार चल रहा था, उसके बावजूद भी 1813 में समाप्त करने के बावजूद भी। अब बात कर लेते हैं इस समय कार्यकाल किसका था। तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय को बताएंगे, इन्होंने किया था। और राजा राम मोहन राय को अगर आपसे पूछे क्या कहा जाता है, इन्हें महामना कह के भी संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें महामना कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमार गुप्त ने किया था। किसने? कुमार गुप्त ने किया था। और ये कहाँ पे स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय? तो बिहार में नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अब अगर आपसे पूछ ले कि वल्लभी विश्वविद्यालय का मतलब स्थापना किसने किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कौन। तो ये गुजरात में है। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया। अलीगढ़ मुस्लिम सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने? सैयद अहमद खान ने किया था। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें महामना कह के भी संबोधित किया जाता है। ठीक। अब कुछ विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया और जो कि बिहार में स्थित है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना अगर आपसे पूछे कि सर सैयद अहमद ने किया था। किसने? सैयद अहमद खान ने किया था। उसके अलावा वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो गुजरात में ये स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित होता है। तो भारत और श्रीलंका को जैसे आप लोग ऑप्शन में जो हो मन्नार की खाड़ी के द्वारा भी विभाजित होता है और पाक जल संधि के द्वारा भी विभाजित होता है। पाक जल संधि के द्वारा भी विभाजित होता है। पाक जल संधि के द्वारा भी ये विभाजित होता है। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर आपसे पूछे कि इसके बारे में, इसके अलावा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, तो आदम का ब्रिज भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है। जाफना प्रायद्वीप के बारे में भी अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो जाफना प्रायद्वीप जो है ये आपके श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। अगर उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा, अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो एलिफेंटा जो पास है या फिर एलिफेंटा दर्रा भी जो है वो भी आपके कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में ही स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो वो भी आपके किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। किसे? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत और किस के द्वारा विभाजित होता है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत सारी ऐसे
भौतिक कारक हैं जो विभाजित करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है, उसके अलावा पाक जल संधि भी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में, आदम का ब्रिज भी स्थित है और राम सेतु भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप, जो जाफना प्रायद्वीप है आपका वो कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा पूछ ले कहाँ पे स्थित है, वो भी श्रीलंका में। इसके अलावा पूर्व का मोती पूछे तो आप लोग जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा आप लोग बताएंगे श्रीलंका में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी उसे पश्चिम में स्थित पहाड़ी, तो रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी का नाम अरावली है। अरावली पर्वत है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अरावली पर्वत के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या है, तो जिसके बारे में हमने बताया कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक। अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली पर्वत से कुछ नदियां निकलती हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, या फिर बनास नदी यहीं से निकलती है। बनास नदी, इन तीनों नदियों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक अरावली पर्वत की एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब पहले ये बहुत विशाल पर्वत हुआ करता था और वर्तमान समय में उसका धूल मिट्टी क्षण या फिर उसका अवक्षेपण भी हो गया है। तो अब वर्तमान समय में जो पहला विकराल रूप था उसका वो नहीं बचा है। बहुत ही कम चीज, मतलब बहुत ही कम उसका जो वहां पे है इस पर्वत की स्थिति बची हुई है। तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि वो छोटा, मतलब बहुत कम बचा हुआ है। जिस तरह से पहले विकराल रूप में था अपने, उस तरह से अब नहीं है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि ये अरावली पर्वत ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, तो वो आपके अरावली पर्वत है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो अरावली पर्वत है। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, अरावली पर्वत है। ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है अरावली पर्वत की ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे कि नदी कौन सी निकलती है, तो यहाँ पे लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी ये सभी निकलती हैं यहाँ से अरावली पर्वत से। ठीक। और अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपकी अरावली पर्वत है। विश्व की सबसे हमारा क्या है कि खरीफ की फसल को किस मौसम की शुरुआत में बोया जाता है, तो खरीफ की फसल आप लोग जानते हैं धान के बारे में आप लोग सुने होंगे कि ये किस चीज की फसल है, तो खरीफ की फसल। खरीफ की फसल हम लोग गाँव में कब बोते हैं, जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। वर्षा यानी कि पानी जब बरसात होती है, अधिक बरसात होती है, तब खेतों वगैरह में लेवा मारने का काम किया जाता है। तब उस समय क्या होता है, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो आप लोग इस चीज से भली बात परिचित है कि वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पे वर्षा ऑप्शन में सही किया था। ठीक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जो खरीफ की फसलें होती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मानसून या शरद ऋतु की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल को मानसून, खरीफ की फसल को अगर आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है, इसे मानसून या फिर शरद ऋतु की फसल कहा जाता है। ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मानसून या फिर शरद ऋतु की फसल भी खरीफ की फसल को कहा जाता है। ठीक। अब ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब खरीफ की कुछ फसलें देख लेते हैं और मतलब रबी की कुछ फसलें देख लेते हैं। जायद की फसल आप लोग जानते हैं, ककड़ी, खरबूज, तरबूज ये सभी जायद की फसलें हैं। तो खरीफ की कुछ फसल देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे खरीफ की फसलें कौन है,
जैसे आपका हो गया धान हो गया, खरीफ की फसल है। उसके अलावा मक्का खरीफ की फसल है, बाजरा आपका खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कपास ये सभी। इसके अलावा ज्वार भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्वार, सोयाबीन, ज्वार, सोयाबीन ये सभी किस चीज की फसलें हैं? तो वो सभी आपका गन्ना हो गया आपका, ये सभी आपका खरीफ की फसल है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसल, तो रबी की फसल आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आपका हो गया गेहूं रबी की फसल है, जौ हो गया रबी की फसल है, गेहूं जौ। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सरसों, गेहूं जौ सरसों, आलू। उसके अलावा मटर हो गया, मटर ये सभी किस चीज़ की फसल हैं? तो ये सभी चीज जो फसल है आपका, ये फसलें हैं रबी की, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की हैं, कौन सी खरीफ की हैं, और एसएससी जीडी में ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, खरीफ की फसल को किस मौसम की शुरुआत में बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोया जाता है। एग्जाम में फसल से संबंधित जीडी में एक प्रश्न देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मानसून, मतलब खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? तो इसे मानसून या शरद ऋतु की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल को मानसून या फिर शरद ऋतु की फसल कहा जाता है। जैसे खरीफ की फसल कौन कौन सी हो गई? जैसे धान हो गया, मक्का, बाजरा, कपास, ज्वार, सोयाबीन, गन्ना, ये सभी खरीफ की फसल है। और रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के बारे में पूछ रहा है, और साइंस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संबंधित है साइंस से संबंधित। तो देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग अखबार बनाने में करते हैं, अखबार बनाने में करते हैं। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग अखबार बनाने में करते हैं। और कहाँ करते हैं इसका उपयोग? और इसका साबुन निर्माण में उपयोग करते हैं। साबुन निर्माण में उपयोग तो कई जगह होता है, लेकिन जो मुख्य आप लोग है उसको ध्यान रखेंगे, साबुन निर्माण में। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे धातु से चिकनाई हटाने में, धातु से चिकनाई हटाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कई बार आपको मैं बता चुका हूँ कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग उसको खाद्यान्न वस्तुओं को, आप लोग ध्यान रखेंगे कि खाद्य पदार्थों को, यहाँ पे खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में, परिरक्षित करने में किया जाता है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ आप लोग रसायन को याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो अखबार बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग अखबार बनाने में, साबुन निर्माण में, और धातु से चिकनाई हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। धातु से चिकनाई हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का खाद्यान्न परिरक्षित करने में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है स्टैटिक से, कह रहा कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली पूछ ले आपसे, या फिर आपसे पूछ ले मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का है? मोहिनीअट्टम पूछे, या फिर मोहिनीअट्टम पूछे या फिर कथकली पूछे, तो ये दोनों कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। कहाँ के? केरल के। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इन शास्त्रीय नृत्यों की। तो दोनों शास्त्रीय नृत्य आपका कहाँ की है? तो दोनों केरल की है। कथकली के बारे में आप लोग कुछ नृत्यांगना के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कथकली की जो प्रसिद्ध नर्तकी कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कृष्णा नायर किसकी नर्तकी हैं? तो वो आपकी कथकली की नर्तकी है। ये भी जीडी एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आपसे पूछे कि मृणालिनी साराभाई ये किससे संबंधित हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी कथकली की फेमस कलाकार हैं। तो ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये सभी चीजें। अब अगर आपसे पूछे कि कथकली के प्रतिपादक कौन है, अगर आपसे पूछे कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपके,
इसके प्रतिपादक कौन है? ये भी आप हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो गुरु गोपीनाथ इसके प्रतिपादक है। कौन है? गुरु गोपीनाथ इसके प्रतिपादक है। ठीक, तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गुरु गोपीनाथ इसके प्रतिपादक हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो वो भी आपके केरल का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, तो गरीबों की जो कथकली है ये आपको ओट्टन थुल्लू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओट्टन थुल्लू को कहा जाता है गरीबों की कथकली। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यूपी एग्जाम में शायद पूछा भी गया था, गरीबों की कथकली किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ से? केरल राज्य से। उसके अलावा मोहिनी अट्टम भी पूछ ले कहाँ से संबंधित है, तो वो भी केरल से। अब कथकली के बारे में कुछ नर्तकी के बारे में, कथकली की कौन कौन सी नर्तकी हैं, तो कृष्णा नायर और मृणालिनी साराभाई, ये किसकी नर्तकी हैं? ये कथकली की नर्तकी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कथकली के प्रतिपादक कौन है, तो गुरु गोपीनाथ इसके प्रतिपादक है। कौन? गुरु गोपीनाथ। गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, तो ओट्टन थुल्लू को कहा जाता है गरीबों की कथकली। किसे? ओट्टन थुल्लू को कहा जाता है गरीबों की कथकली। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के शासन को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन है, तो ब्रिटिश कंपनी के शासन। यहाँ पे देखिए कंपनी के शासन, और जो इससे पहले प्रश्न थे वो हमने बताया था कंपनी का एकाधिकार। अब यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त करने की बात करें तो ये किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था और इसके द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अब बात ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। और इसमें कुछ कार्य भी किए गए थे। तो इसमें कार्य क्या किया गया था, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इसी के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। और भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? इसके द्वारा भारत के पहले वायसराय हमने बताया है कौन बने थे, तो इसके द्वारा भारत के पहले वायसराय कैनिंग बने थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि और इसी के द्वारा ही भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दिया गया था। भारत का जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया था, वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो इतनी बातें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। इसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। और जो कंपनी का जो शासन है ये किसके हाथ में चला गया था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। और इस समय कुछ कार्य भी किए गए थे इसके द्वारा, जैसे गवर्नर जनरल का पद जो था वो वायसराय का पद बना दिया गया था। और इस तरह से भारत के पहले वायसराय आपसे पूछा जाएगा कौन बने थे, तो कैनिंग बने थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1858 के द्वारा क्या क्या काम किए गए, तो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। और भारत के पहले वायसराय कौन बने थे, कैनिंग बने थे। तो ये बातें आप लोग इस प्रश्न से ध्यान रखेंगे। कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन सही किया था विल्ली परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो विल्ली किससे संबंधित है, तो ये छोटी, अगर आपसे पूछे कि विल्ली आखिर संबंधित किससे है, तो ये छोटी आंत से संबंधित है। किससे? छोटी आंत से संबंधित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं, थोड़ी अपने इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बिल्ली छोटी आंत से संबंधित है, आखिर रक्त परिसंचरण जो प्रणाली है इससे कौन कौन सी चीजें संबंधित हैं, तो ये आपका धमनी हो गया, धमनी रक्त परिसंचरण प्रणाली से संबंधित है। उसके अलावा आपका सीरा हो गया, ये रक्त परिसंचरण
प्रणाली से संबंधित है। हृदय हो गया आपका, हृदय ये किससे संबंधित है, उसी से संबंधित है क्योंकि हृदय को पंप करता है। उसके बाद किडनी, परिसंचरण प्रणाली केवल पूछ रहा है ना, तो धमनी और शिरा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं धमनी के बारे में। हमारे शरीर में धमनी क्या काम करता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, और शिरा क्या काम करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो धमनी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये रक्त को कहां से कहां तक ले जाता है। तो धमनी के बारे में याद रखेंगे, ये हृदय से रक्त को हृदय से शरीर में ले जाता है। कहां पे, हृदय से शरीर में। और इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहते हैं। कैसे रक्त बहते हैं, शुद्ध रक्त रहते हैं धमनी में। और शिरा क्या काम करता है, ये शरीर से हृदय में रक्त ले जाता है। कहां से, शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम करता है। और इसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं। कैसे, अशुद्ध रक्त बहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो बिल्ली जो है ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगर आपसे पूछे कि परिसंचरण प्रणाली से संबंधित कौन से, तो छोटी आंत हो गया, परिसंचरण प्रणाली से संबंधित है। इसके अलावा धमनी, शिरा, छोटी आंत, मतलब बिल्ली किससे संबंधित है, ये छोटी आंत से संबंधित है। बात करें धमनी, शिरा, हृदय, ये सभी किससे संबंधित है, परिसंचरण प्रणाली से। धमनी क्या काम करता है, तो ये शरीर से जो आपके शुद्ध रक्त होते हैं उसे शरीर, मतलब हृदय से शरीर की ओर ले जाते हैं। और जो आपके अशुद्ध रक्त होते हैं उनका ट्रांसफर कहाँ से करता है, शरीर से करता है हृदय की ओर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे।